उस टाइम में होते थे, आजकल पीएम है शिवराज थी, उनकी बड़ी फेमस फ्रेज़ है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, जो उन्होंने मेंशन भी की, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स पॉडकास्ट की एपिसोड 2 है और आज के एपिसोड में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद नन अदर देन मिस्टर अबू बकर, जो कि 2 टाइम सीएसएस क्वालिफायर हैं। और आज हम उनसे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स पे हम उनसे डिस्कशन करेंगे सो दैट आप अपने की नोट्स भी बना सकें और आपको डिफरेंट डायमेंशन से उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मिस्टर अबू बकर पाशा, उनको वेलकम करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आईएमएफ को ही हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि क्या रीसेंट डील आईएमएफ की क्या है? क्या इसमें चैलेंजेस हैं? क्यों इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया जाता है? क्या आईएमएफ के पास जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है उसकी इकोनॉमी के लिए? इसको अगर हम कैसे इलैबोरेट करें? क्या चैलेंजेस और बेसिकली इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? किस तरह ये नेगेटिवली, क्या आईएमएफ के सारे नेगेटिव ही एस्पेक्ट्स हैं? ओके, ठीक है। अगेन जैसे मैंने अभी खुद इसकी एग्ज़ाम्पल दी इकोनॉमी डिस्कस करते हुए कि आईएमएफ को समझा जाता है कि इट्स इट्स अ वेरी बैड थिंग। हुँ, उसमें आपने अ, फर्स्ट पेपर एस्पेक्ट भी साथ-साथ कवर करेंगे कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ के साथ हम लोगों की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं या जो रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है, करंट अफेयर्स होगा तो इस साल के एग्रीमेंट का पूछा जाएगा। जनरलाइज़ भी पूछ सकते हैं कि आईएमएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट टाइम हम कब गए? हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स आएँगे। तो दिस वुड बी योर इंट्रोडक्शन, राइट? एंड द कैंडिडेट सीएसएस कैंडिडेट्स मस्ट नो एंड यूजुअली सबको आइडिया होता ही है कि हाउ वी स्टार्टेड इन 90s। हम फर्स्ट टाइम गए, फिर वी हैड टू गो सेकंड टाइम, उसका कंपैरिज़न भी होता है बांग्लादेश से, इंडिया से भी होता है। इंडिया वेंट देयर, इंडिया सक्सेसफुली उससे निकल भी गया, हम लोग नहीं निकल सके, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो आज तक नहीं निकल सके। जब उन कंट्रीज़ को देखा जाता है ना, तो लोग कहते हैं यार आईएमएफ तो कहा जाता है मुल्क को, आईएमएफ तो बहुत बुरी चीज़ है। बट आपने ये भी देखना है कि वो बेल आउट यूटिलाइज़ किस तरह किया जा रहा है। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज मिला है एंड हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि एक टाइम ऐसे लग रहा था कि बस श्रीलंका इज़ गोना जस्ट एंड, बट दे आर स्टिल मैनेजिंग। इवन उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ। तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि आईएमएफ कैसे बेहतर है, उसके मसले क्या हैं और उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ऑपोज़िशन क्यों हो रही है। अगेन पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट होगा कि आपका फर्स्ट आपका वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है? पाकिस्तान के साथ कितने एपिसोड हो चुकी हैं, पाकिस्तान के साथ स्टार्टिंग कब हुई 90s के अंदर, स्टार्टिंग हुई, की इम्प्लीकेशंस के ऊपर आ जाएँगे फिर हम। की इम्प्लीकेशन ऑफ आईएमएफ अभी आपको जो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट हम लोगों को अभी जो 7 बिलियन की मिली है, जो एड मिली है, उससे हमारा डेफिसिट इंक्रीज़ हो गया, बट हमारा जीडीपी, हमारे टैक्स परसेंटेजेस उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, ठीक है? उनकी इम्प्लीकेशन की वजह से ही हमारी टैक्स सबमिशन के ऊपर इम्पैक्ट आया है, राइट? तो वो मेजर आप इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए। अच्छा, सबसे पहली हम इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन होती है, वो होता है कि इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ टू अ कंट्री, जिसको भी आईएमएफ बेल आउट पैकेज। अगर वो बेल आउट पैकेज ना मिले, वो 7 बिलियन यूएस डॉलर, 10 बिलियन, 15 बिलियन, 5 बिलियन, व्हाटएवर द अमाउंट इज़, तो उस टाइम पे उस कंट्री के, अगर पाकिस्तान की ना भी बात करें, जिस भी कंट्री में आईएमएफ जाएगा, तो वो दे आर एट द ब्रिंक ऑफ गेटिंग डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और जब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपके पास जो लोकल रिज़र्व्स हैं, वो बिल्कुल डेड एंड पे आ चुके हैं एंड इंटरनेशनली वही आपका पैरामीटर है मेंशनिंग दैट अ कंट्री इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिफ़ॉल्ट। इट डज़न्ट मीन कि आप बैंकरप्ट हो जाएँगे एंड सडनली कुछ हो जाएगा, बट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपका जो कंट्री है वो इंटरनेशनली वल्नरेबल हो चुका हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड देन देयर वुड बी टॉक्स ऑफ प्राइवेटाइजिंग अ लॉट ऑफ इट्स मेजर इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस तरह की बुरी हालात होती है जब आप कहते हो कि कंट्री डिफ़ॉल्ट हो गया। बट जब आईएमएफ लोन देता है आपको, तो आपको सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो है इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ। आपको फर्स्ट फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है। जो और ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, ठीक है? आप अपने उस सारे ट्रेड डेब्ट से आप उस अपने सारे जो आपका डेड एंड आ चुका होता है, आपकी इम्पोर्ट्स बंद हो चुकी होने वाली होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंस वैल्यू डिफरेंस आ जाती है, आपकी करेंसी डिक्लाइन करने लग जाती है, वो फॉर द टाइम बीइंग वो स्टेबल हो जाती है। आईएमएफ आपको नहीं कहता कि आपने हमसे लोन लेके दोबारा हमारे पास लोन लेने आना। बट येस, जब भी कोई कंट्री लोन लेने जाएगी तो इट मीन्स कि वो एट द वेरी फर्स्ट इतनी बुरी कंडीशन में थी कि उसको लोन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? अब आइडियली क्या होना चाहिए एंड दैट कुड हैपन इन अ मोटिवेशनल मूवी कि आप फर्स्ट टाइम लोन लें एंड अब आप कहें कि नहीं, अब हमने इस लोन को भी पे बैक करना है, हमने इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना है।
कि हमें दोबारा लोन लेने की जरूरत ना पड़े, बट इन रियल वर्ल्ड दैट डजंट हैपन। अगर किसी कंट्री को लोन लेने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने लोन डेब्ट पे कर सके, एंड इसलिए दोबारा दोबारा आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और उससे आपको ऐसे लगता है कि आईएमएफ इज बैड। यस, दे आर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज एंड देयर कंडीशंस, उनके रिटर्न रेट्स की वजह से वो उनकी बुराई भी है उसमें, बट यू नीड टू नो आपके सीएम उस टाइम पे होते थे, आजकल पीएम है शिवराज थी, उनकी बड़ी फेमस फ्रेज है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो उन्होंने मेंशन भी की, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। ओरिजिनली तो ये उनकी नहीं है, बट दैट इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एंड यही ये रियलिटी भी है। beggars are not losers, right? So when you are going for a loan to someone, तो फिर आपको उसकी कंडीशन माननी पड़ेगी, एंड वहां पे लोग कहते हैं कि आईएमएफ बहुत बुरा नहीं। इवन रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, अगर आप किसी से पैसे मांगेंगे तो फिर यू नीड टू बिहेव वेल, एंड यू नीड टू बिहेव वेल अकॉर्डिंग टू देम। अगर आप लोकल बैंक से भी लेते हैं तो उनकी भी कंडीशन होती है, उनकी भी इंटरेस्ट रेट की कंडीशन होती है, इस तरह आईएमएफ की भी है। तो वो स्ट्रिंजेंट कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। देन सॉरी, वन ऑफ द मोर अनदर फैक्टर इज के ओपोजिशन क्यों मिलती है आईएमएफ को, या जब आईएमएफ से हम लोन लेने लगे होते हैं तब इतना वावेला क्यों मच जाता है? वो इसलिए मचता है, दैट इज एन ओपोजिशन स्ट्रेटेजी। अब इवन पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम में कहा हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, बट ऑन ग्राउंड आपको जाना पड़ता है, राइट? तो जब आप नहीं होते गवर्नमेंट में, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू पोर्ट्रे कि अच्छा ये गवर्नमेंट है, इससे अपने फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं हो रहे, इससे इकोनॉमिक कंडीशन से स्टेबल नहीं हो रही, तो ये आईएमएफ के पास जा रहे हैं, राइट? बट जब आप खुद भी गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यस, इसमें क्रिटिसिज्म होना चाहिए उन पे जिन्होंने मेजॉरिटी टाइम रूल किया, या जिनकी पॉलिसीज की वजह से वी लेड टू अ कंडीशन हियर, एंड उसमें फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। फिर आपको 47 से लेके 90s तक भी देखना पड़ेगा, और 90s से 2024 का एक और ब्रेकडाउन है कि कौन सी गवर्नमेंट आई, उनकी क्या पॉलिसीज थी, और किस में ज्यादा डेप्थ इंक्रीज हुआ, किस में रीपे हुआ। तो वो एस्पेक्ट्स देख के आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। बट वैसे इन जनरल इट्स अ वेरी बिग टूल, पॉलिटिकल टूल टू क्रिटिसाइज, और जब वो पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं दे डोंट इवन मीन इट, बिकॉज उनको भी पता है जब हमने इस गवर्नमेंट में आना ना, हमने भी आईएमएफ के पास ही जाना। तो इसलिए बट जो जो लोग हैं, जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, जो पाकिस्तान के वहां में, वो उसके ऊपर फिर काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है उन इमोशंस को जो कि पॉलिटिकल लीडर्स यूटिलाइज करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। एक और रीजन है पाकिस्तान की, जो लोग हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन की, जब भी आईएमएफ से आपको लोन मिलता है, तो वो जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे वो आईएमएफ वाले डिफाइन करते हैं, और वो सख्त होती हैं। वो सख्त इसलिए होती हैं कि दे वुड से कि अच्छा आपने डेब्ट पे करना है, तो आप बिजली का बिल इंक्रीज करो, आपने जो लोगों को सब्सिडी दी हुई है उसको कम करो, आप इतने, आप कोई वेलफेयर स्टेट नहीं हो, आप कोई यूरोपियन स्टेट नहीं हो जिसके पास इतना पैसा है कि वो लोगों के ऊपर पैसे दे रहा है। अब उससे लोगों को ऑब्वियसली आपकी जो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास पीपल है उन लोगों को इफेक्ट होता है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि उनका कसूर नहीं है ये सारा कुछ, उन लोगों ने तो पाकिस्तान के हालात नहीं किए। एलीट इज रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर फिर उनकी अच्छी चीज ये आ जाती है आईएमएफ की कि वो जो टैक्सेशन है उसकी भी उन्होंने स्लैब्स बनाई हुई है। जो सब्सिडी खत्म करने की बात करते हैं तो बिल्कुल लो तबके को तो वो इतना मना नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अब उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है, उनका उनका लोन रिपे करना है, जो उन लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फिर उसको फॉलो करना है। तो नाउ इट कम्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ही अगर आपकी लीड्स की है तो वो यही करते हैं कि वो फिर भी एलीट को बचाते हैं, और जितना आपका टैक्सेशन है, जितना आपका जो बर्डन है वो लोअर और मिडिल क्लास के ऊपर आ जाता है। रादर इट शुड बी ऑन एलीट। आपकी हर चीज की टैक्सेशन स्लैब बेस होनी चाहिए, जो जितना ज्यादा कमाता है या जो जितना ज्यादा अर्न करता है उसका उतना शेयर होना चाहिए, बजाय इसके कि एक बिल्कुल जो डेली वेजर है आप उससे भी हर चीज के ऊपर टैक्स ले रहे हो, आप उसको भी हर तरह से निचोड़ रहे हो, और आपकी जितनी पॉलिसीज है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए लोग फिर आईएमएफ को बुरा समझते हैं। वो आपको कुछ कंडीशन बता रहे हैं, अब वो आपके प्लेग्राउंड आपका अपना है कि आपने किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना, आपने किसको किसकी सब्सिडी खत्म करनी है, किसकी सब्सिडी खत्म नहीं करनी। एक रीसेंट एग्जांपल देख लें अभी कि वो मरीम नवाज ने सब्सिडी दी थी 200 यूनिट तक बिल्स पे। उसके ऊपर आप आईएमएफ ने अपोज किया कि इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, राइट? अब वो ठीक है अपनी जगह, आईएमएफ वाले तो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपको बताएंगे, बट आपने ये भी देखना है कि जो आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो किसने किए थे जिसकी वजह से बाकी ज्यादा बिल इतना ज्यादा बढ़ गया। आपकी ऑयल इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या है, आपकी इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस क्या है। तो दिस ऑल ऑफ दिस मेक्स आईएमएफ लुक गुड एंड बैड, एंड आपको दोनों पैरंट्स पता होने चाहिए कि आईएमएफ से जब आपको लोन मिलता है तो आपको फिजिकली रिलीफ मिलता है स्ट्रेट अवे, वन दिस इज अ पॉजिटिव। आपकी उनकी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं जो कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो दोनों एस्पेक्ट से है। अगर आप उसका एक वो देखेंगे तो वो यही है कि स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होंगी तो ही आप लॉन्ग टर्म बेहतर हो सकते हैं, बट
उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये है कि जो आपकी लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो जो मेजर चंक ऑफ पाकिस्तान है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगेन एक पॉजिटिव ये है कि आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो हम ऊपर भी बात कर रहे थे उसकी सीपैक की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। तो इसमें भी यही होता है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिला, ओके, आपका इसका मतलब आपकी पोर्ट्स खुल जाएँगी, इसका मतलब आपका डॉलर स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो जो आपका बिज़नेसेस है वो फ्लरिश करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोन ले और ऐसे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करे ताकि हम ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी बेहतर करें बल्कि लोन को रीपे भी करें, जो कि अभी तक तो मुश्किल है पाकिस्तान में। जब अ, आपकी क्राइसिस इतने ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस इतने ज़्यादा है, जब गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, इलेक्शन की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इट डज़न्ट लुक गुड फॉर नाउ। बट इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ, इट्स अ गुड थिंग टू हैव फॉर नाउ फॉर अ कंट्री लाइक अस और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका। इसमें और क्या फैक्टर हो सकते हैं? इसमें लॉन्ग टर्म अगेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपने आउटकम्स देखने हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटकम में यही है कि अगर आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर लें उनके बताए हुए सारे, तो फिर आप उससे एस्केप कर सकते हैं। देयर इज़ अ टाइम, ऐसा नहीं है कि आईएमएफ में वन्स आप चले गए तो आप वापस नहीं निकल सकते। इंडिया हैड टेकन लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड अब वो ऐसी कंडीशन में है कि वो आईएमएफ से लोन नहीं लेते। तो हम लोगों के पास भी देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, देयर इज़ अ विंडो कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करें और हम आईएमएफ के साइकिल से बाहर निकल जाएँ। बट आयरॉनिकली हमें उस सब को करने के लिए आईएमएफ ने जो हमें बातें बताई हैं वही फॉलो करनी पड़ेंगी। वो सारी बातें गलत नहीं बताते, वो आपके स्ट्रक्चर रिफॉर्म गलत नहीं बताते, टैक्सेशन गलत नहीं बताते। ये सब कुछ हमने 40-50 इयर्स पहले किया होता तो हमें उनके पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक और टॉपिक जिसमें आप बहुत ज़्यादा साइड्स नहीं ले सकते। आपको प्रोस भी बताने हैं, आपको कॉन्स भी बताने हैं एंड देन आपको एक एंड पे न्यूट्रल कंक्लूजन दे देना होता है। थैंक यू सो मच अबू बकर, वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी इस सेशन में, इस एपिसोड के लिए हम यही टॉपिक्स करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और हम मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच।